दोस्तों, तो हमें पता चल गया था कि भाई एटम जो है मैटर जो है वो एटम का बना हुआ है। जॉन डाल्टन ने हमें बताया था। उसके बाद फिर हमें ये भी पता चला कि एटम्स में भी जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एटम भी खुद जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं एटम के। अब जब हमें ये पता चल चुका था कि भाई एटम खुद भी तीन बेसिक यूनिट्स का बना हुआ है, तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आखिर ये पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं एटम में और इनकी अरेंजमेंट किस तरह से एटम में है और ये किस तरह से अरेंज होकर एक एटम को वजूद देते हैं। तो ये समझने के लिए हमें दो मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। जो वैसे तो मॉडल्स बहुत सारे प्रपोज किए गए थे, पर जो फेमस हुए दो मॉडल्स और जो जिनको ज़्यादा पजीरा मिली उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उन्हीं को ही आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है। तो एक जो फेमस मॉडल था वो था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या कहता है, वो 1911 में प्रपोज किया गया था। और ये मॉडल जो है क्या कहता है, हम आगे चल के समझते हैं इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। ये कहता है चलें भाई, जो आपकी अरेंजमेंट है ना इन तीनों पार्टिकल की, वो आप जानना चाह रहे हो ना, तो इसके दौर में असल में तीन पार्टिकल नहीं हुए थे। आपको मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया है कि जो न्यूट्रॉन था वो हमारा डिस्कवर हुआ था 1932 में। तो इसीलिए इसके जो थ्योरी जब आई थी तो सिर्फ और सिर्फ दो पार्टिकल्स नॉन थे, वो था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एटम में अरेंजमेंट हमें कुछ इस तरह से बताई थी। इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन होता है वो ज़्यादा हेवी होता है और वो जो है लोकेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ द एटम। और इन्होंने सेंटर ऑफ द एटम को क्या कहा, न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन जो है बेसिकली न्यूक्लियस बना रहा होता है किसी एटम का, सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, तो सेंटर में मौजूद होता है। तो दूसरा पोस्टुलेट कहता है फिर इलेक्ट्रॉन किधर मौजूद होता है, तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे प्लैनेट्स का मोशन होता है अराउंड द सन। इन्होंने बेसिकली जो ये मॉडल प्रपोज किया था वो भी मुतासिर होके सोलर सिस्टम के मॉडल से मुतासिर होके ही प्रपोज किया था। इसीलिए इन्होंने जो है प्रोटॉन को पोजीशन दे दी सन की और इलेक्ट्रॉन को पोजीशन दे दी अपना प्लैनेट्स की जिस तरह से। और फिर इन्होंने यही कहा, प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जिस तरह से सैयारे मूव कर रहे होते हैं अराउंड द सन। ठीक है जी, इनका ये मॉडल। चलिए, हमें एक स्ट्रक्चर मिल गई एटम की कि भाई ये प्रोटॉन होता है और सेंटर में मौजूद होता है और उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है। तो इस मॉडल में दो प्रॉब्लम्स आ गई हमारे पास। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको इसका फ्लॉ कहा जाता है वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन पड़े हुए हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोटॉन इनको खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ खींच रहा होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो खींचे चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लूज करेंगे और लूज करते हुए ये न्यूक्लियस की तरफ ही जो है ना आमादा होते जाएंगे। और न्यूक्लियस में अल्टीमेटली जब इनकी एनर्जी लॉस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस होता रहेगा, तो फिर अल्टीमेटली इनकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस में फॉल डाउन कर जाएंगे। और न्यूक्लियस में फॉल डाउन कर जाएंगे तो इसका मतलब है एटम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी का फिला था। और इस थ्योरी के मुताबिक क्योंकि कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो मिलना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। बट प्रैक्टिकली देखा गया कि एटम्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है। तो ये थ्योरी डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से आखिर मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली किस तरह से आखिर सरवाइव कर रहा है एटम के स्ट्रक्चर को इंटेक्ट रखे हुए, वो क्यों नहीं गिर रहा न्यूक्लियस में। ये इनके पास आंसर नहीं था। और इन्होंने ये जो थ्योरी प्रपोज की थी, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी मदद से इन्होंने ये जो है अपना हमारे पास पॉइंट्स निकाल के पोस्टुलेट्स हमें दिए थे। अब जो इन पे क्वेश्चन राइज होते हैं, इनकी जो डेफिशिएंसी है वो दूर की गई थी नील्स बोहर के द्वारा। और नील्स बोहर जो है वो इनकी लेबोरेटरी में ही काम करने वाले एक स्टूडेंट थे, इनके रिसर्च स्टूडेंट थे और इनके ही ग्रुप में ही काम किया था। तो इनके जाने के बाद उन्होंने उस काम को कंटिन्यू किया और हमें एटॉमिक मॉडल का और बेहतर नमूना जो है पेश किया। उस थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।